हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी रिमझिम, आपकी किताब का नाम क्या है, रिमझिम। तो इसके हम दूसरे अध्याय फसलों के त्योहार, तो इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। पाठ्य पुस्तक से मौसम का अंदाज। प्रश्न 1, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी। तो यहाँ खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो। तो खिचड़ी से क्या मतलब है, मकर संक्रांति नामक त्योहार से है। प्रश्न 2, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले। अगर ऐसा हो तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी और लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। जीवन की रफ्तार धीमी सी हो जाएगी। अपने साथियों के साथ में बातचीत करके लिखो कि अगर सूरज किसी दिन ना निकले या कभी ऐसा हो कि सूरज ना निकले तो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि किसी दिन सूरज बिल्कुल ही ना निकले। चंद्र ग्रहण वाले दिन भी सूरज निकलता तो है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देता है। यदि कभी ऐसा हो जाए कि सूरज ना निकले तो क्या होगा, समस्त पृथ्वी पर घोर अंधेरा छा जाएगा। तापमान तेजी से गिरने लगेगा, क्योंकि हमें जो ताप या गर्मी मिलती है वो किससे मिलती है, सूरज से मिलती है। तो अगर अब सूरज ही नहीं निकलेगा तो क्या होगा, तापमान गिर जाएगा, अर्थात ठंड बढ़ेगी। इससे मौसम में बदलाव आएंगे और तूफान, बर्फबारी जैसी घटनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। पृथ्वी बर्फ के युग में प्रवेश कर सकती है। जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि भोजन भी सूर्य से ही बनाते हैं। पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही बनाते हैं। तो अब जब सूरज ही नहीं निकलेगा तो भोजन की कमी हो जाएगी। सूरज से मिलने वाली रोशनी और गर्मी से ही पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। सूरज से मिलने वाली ऊर्जा सभी जीवित प्राणियों के लिए जरूरी है, इसलिए बिना सूरज के निकले पेड़ पौधे जीव जंतु सभी मर जाएंगे। प्रश्न 2, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं। तो बाहर देखने से समय का अंदाजा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सूरज नहीं निकला था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे कैसे लगाते हैं समय का अंदाजा, वे सूरज की गति और उसकी चमक से समय का अंदाजा लगाते हैं। तुम्हारी जुबान कह है, आज ई लोग के उठे के नईखे का। ख है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। तो आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या। और ख है कि दौड़ कर जाओ और देखो कि केला का पत्ता आया कि नहीं। भाषा तेरे रंग अनेक। प्रश्न 1, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठा करें। और जानकारी आप चित्र से, फोटोग्राफ से, कहानी, कविता या सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। तो देखिए, इसमें भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला और लोक संगीत आदि के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में देखते हैं। तो भारत में देखिए अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु आदि। और हिंदी हमारे भारत की मुख्य भाषा है, क्योंकि यहाँ पर यह अधिकतम लोगों के द्वारा बोली जाती है और यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है। कपड़े, यहाँ के लोग विविध प्रकार के कपड़े पहनते हैं, जैसे दक्षिण भारत में लुंगी पहनी जाती है
और उत्तर भारत में सलवार कमीज, घाघरा चोली, कुर्ता पाजामा आदि पहने जाते हैं। नया वर्ष, हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष होली के दिन आता है और हम लोग जो मनाते हैं वो नया वर्ष कब मनाते हैं? अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को, जबकि हिंदी कैलेंडर वर्ष कब है? होली के दिन से नया वर्ष मनाते हैं और यह भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अब है भोजन। तो यहाँ पर देखिए भोजन में भी विविधता देखने को मिलती है। जैसे दक्षिण भारत में लोग इडली डोसा खाते हैं तो वहाँ पर यह मशहूर है। उत्तर भारत में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, राजमा आदि पसंद से खाए और खिलाए जाते हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल में देखें तो वहाँ पर चावल और मछली बड़े शौक से खाया जाता है। तो इस तरह से हमारे देश में भोजन भी भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। प्रश्न 2, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? तो बच्चों, जैसे मैंने इसमें होली के बारे में लिखा है, तो आपको अगर होली के अतिरिक्त कोई दूसरा त्यौहार पसंद है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो और आपको वह त्यौहार क्यों पसंद है यह भी आपको लिखना है। और इस दिन आप पूरे दिन भर क्या करते हैं, तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है, इसके विषय में भी आपको लिखना है। तो जैसे मुझे होली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन लोग ऊंच नीच का विचार भूल करके एक दूसरे के गले मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और हम एक दूसरे के कलर लगाते हैं, रंग लगाते हैं। इस दिन मैं सुबह से ही काफ़ी सक्रिय रहता हूँ। तरह तरह की पिचकारियों में रंग भर करके लोगों पर फेंकता हूँ, स्वादिष्ट पकवान खाता हूँ, नए कपड़े पहनता हूँ। बाद में होली खेलने के बाद में फिर नए कपड़े पहनता हूँ। तो इस तरह से बच्चों आप भी जो आपको त्यौहार पसंद है उसके विषय में लिख सकते हैं। अन्न के बारे में क्या है? फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। तो तिल से देखिए हम क्या क्या बनाते हैं घर पर। तिल से तिलकुट, रेवड़ियाँ और गजक ये जैसी मिठाइयाँ सभी किससे बनती हैं? तिल से बनाई जाती हैं और ये सभी मिठाइयाँ बच्चों आपने भी ज़रूर खाई होंगी। है क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है, अर्थात तेल निकाला जाता है? और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जा कर के पूछो। तो देखिए तिल के अलावा तेल और किन किन से निकलता है, यानी कि जो तिलहन वाली फसलें होती हैं उनसे तेल निकाला जाता है। तो अब तिलहन वाली फसलें कौन कौन सी हैं? सरसों, राई, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली आदि से तेल निकाला जाता है या बनाया जाता है। किसान और चीज़ों का सफ़र। तो किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये लोग शहर में रहते हैं और ये खेती और किसानी क्या है, ये गांव से संबंधित है। तो इसलिए उन लोगों को यह एहसास नहीं है कि जो खेती और किसानी है वह किस तरह से हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका भी हमको समझ में आ जाएगी। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन तीन चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। यानी कि आलू की पकौड़ी कैसे खेत से चल करके हमारी थाली तक आई, इसके विषय में इसकी पूरी कहानी हमें लिखनी है। इसी प्रकार से बर्फ़ी और आइसक्रीम के बारे में भी हमें लिखना है। तो इसमें देखिए हमें निम्न बिंदुएं काम में लेने हैं, जैसे कि किन चीज़ों से बनती है, अर्थात अगर हम आलू की पकौड़ी बना रहे हैं तो वह किन किन चीज़ों से बनती है, इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है, हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है,
अर्थात मान लो ये खेत में पैदा हो रही है तो खेत से हमारे घर तक ये पहुंचने में इनका सफ़र क्या रहा है, किन किन हाथों से होकर के ये हम तक पहुंचती हैं, इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है और इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है। अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जब पढ़ोगी तो ऊपर लिखे सफ़र में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का मौका भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले आलू की पकौड़ी का सफ़र देखते हैं। तो यह आलू और बेसन से बनती है। तो बच्चों आलू की पकौड़ी तो आप लोगों ने भी खाई होगी। तो आज हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमारी थाली में कैसे आती है। तो ये किससे बनती है? आलू और बेसन से बनती है। आलू को गोल गोल काट करके बेसन के गाढ़े घोल में लपेट करके गरम गरम तेल में डाला जाता है और तल करके तैयार किया जाता है। अब देखिए ये कैसे आई हमारी थाली में कि आलू की पकौड़ी में काम आने वाला जो आलू होता है वह कहाँ से आता है? खेत से आता है। बेसन कहाँ से आता है? जो कि चने से बनता है। तथा तेल वो कहाँ से आता है? सरसों से या तिल या मूंगफली से निकलता है। और ये सभी चीज़ें कहाँ से आती हैं? खेतों से आती हैं। और ये सभी चीज़ें किसान के द्वारा खेत से मंडी में लाई जाती हैं और फिर मंडी से ये हम तक पहुंचती हैं। अब है बर्फ़ी। बर्फ़ी क्या है? क्या होती है बर्फ़ी? एक मिठाई है और किससे बनती है? दूध के खोए में चीनी मिला करके इसको बनाया जाता है। बर्फ़ी में काम आने वाला दूध जानवरों से प्राप्त होता है तथा जानवरों को चारा कहाँ से मिलता है? खेत से मिलता है। और चीनी कहाँ से बनती है? गन्ने से बनती है और गन्ना खेत में पैदा होता है। फिर है आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसे बनती है? दूध में आइसक्रीम पाउडर और चीनी को डाल करके गाढ़ा होने तक उसे पकाया जाता है। फिर उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में उसको छोटे छोटे प्लास्टिक के बर्तनों में डाल करके फ्रिज में रख दिया जाता है। तो इस तरह से तो आइसक्रीम तैयार हो जाती है। अब आइसक्रीम के लिए जो दूध होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है? जानवरों से प्राप्त होता है और जानवरों को चारा खेत से मिलता है। चीनी गन्ने से बनती है और गन्ना खेत में पैदा होता है। तो इस तरह से देखिए आइसक्रीम भी कहाँ से आई? खेत से ही आई और बर्फ़ी भी खेत से ही आई। तो इस तरह से हमारी जो पूरी दैनिक दिनचर्या है वह किस पर आधारित है? किसान और खेती पर आधारित है, उनसे जुड़ी हुई है। खास पकवान। पहला है गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है, जैसे मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा। तो ये शहर इन मिठाइयों के नाम के लिए ही मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। तो और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी जगह हैं जो वहाँ पर पकवान मशहूर हैं, उनके लिए जानी जाती है। तो आप अपने परिवार के लोगों से बात करके यह और जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। दूसरा है पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। और इन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से काम का पता चलता है कि काम हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। तो आइए इस खिचड़ी की विधि को भी देखते हैं और इसमें जो बीच बीच में क्रिया शब्द छूट गए हैं उन्हें भर करके इस रिक्त स्थानों को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्रिया शब्द हैं छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना और भूनना। तो ये खिचड़ी की विधि दी गई है जिसके बीच बीच में जो शब्द छूट गए हैं उनमें हमें ये क्रिया शब्द भरने हैं। तो देखिए सबके पीछे ना लगा हुआ है। इसका मतलब जिस शब्द के पीछे ना लगा हुआ है वह क्या है? क्रिया शब्द है। उससे काम के करने का या होने का हमें पता चलता है। अब है बंगाली खिचड़ी। कितने व्यक्तियों के लिए? 5 व्यक्तियों के लिए है। यहाँ पर सामग्री और मात्रा दी गई है।
तो सामग्री में देखिए अदरक कितनी चाहिए 20 ग्राम, लहसुन 3 फाँकें, इलायची के दाने 3 छोटी, दालचीनी कितनी चाहिए 2.5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा, पानी कितने चाहिए इसमें 4 प्याले, मूंग की दाल आधा प्याला, सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच, तेज पत्ते 2 और जीरा आधा छोटा चम्मच। ये क्या है खिचड़ी बनाने की सामग्री है जो हमें 5 व्यक्तियों के लिए बनानी है। इसके अतिरिक्त आप इसमें देखिए प्याज बारीक कटा हुआ डाल सकते हो, कितना 1 मझोला यानी कि बीच के साइज का प्याज, चावल धुले हुए कितने हैं 1 प्याला, फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई कितनी है 200 ग्राम, आलू छील करके 4 टुकड़ों में कटे हुए तो कितने आलू हैं 2, मटर के दाने आधा प्याला, धनिया पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई आधा छोटा चम्मच, चीनी 1 छोटा चम्मच, घी है 2 बड़े चम्मच और नमक और हल्दी कितना है अंदाज से अर्थात अपने स्वाद के अनुसार। तो ये सभी सामग्री खिचड़ी बनाने के लिए दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ये विधि दी गई है कि हमको खिचड़ी किस प्रकार से बनानी है और यहाँ पर ये बीच बीच में रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो इन रिक्त स्थानों में हमें क्रिया शब्द भरने हैं जिनसे कि ये खिचड़ी बनाने की विधि पूरी होगी। तो अब आइए इनमें देखते हैं कि कौन कौन से क्रिया शब्द भरे जाएंगे। तो अब देखिए विधि है कि इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा सा पानी यानी कि 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो। तो यहाँ पर देखिए जो रिक्त स्थान था उसमें क्या आएगा पीसना। पीसना क्या है क्रिया शब्द है। तो पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीस करके पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक रिक्त स्थान लो। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा भून लो। भूनना क्या होता है क्रिया शब्द होता है। तो भून लो। अब दाल निकाल करके रिक्त स्थान लो। तो क्या कर लो दाल निकाल करके दाल को धोना होता है तो धो लो। तो यहाँ पे क्या है क्रिया शब्द धोना। तेल को कुकर में डाल करके गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेजपत्ता और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लग जाए तो प्याज डाल करके सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल करके कुछ मिनट फिर देखिए रिक्त स्थान है तो क्या आएगा यहाँ पे कुछ मिनट भूनो। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी को डालो और अच्छी तरह से मिलाओ। शेष पानी यानी कि 4 प्याले डाल करके एक बार चलाओ। फिर अब क्या करेंगे कुकर को बंद कर दो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक रिक्त स्थान। तो क्या करो 4 मिनट तक रिक्त स्थान में आएगा पकाओ यानी कि पकाना। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्ची से रिक्त स्थान कर, फिर रिक्त स्थान और गर्मा गर्म। तो रिक्त स्थान में पहले में क्या आएगा छौंक यानी कि छौंकना। तो छौंक करके फिर रिक्त स्थान में इसमें क्या आएगा परोसो यानी कि परोसना। गर्मा गर्म, अब गर्मा गर्म परोसो। तो इस तरह से ये क्रिया शब्द भर करके हमने खिचड़ी बनाने की जो विधि है इसको पूरा भरा है। छुट्टी के दिन घर में ऐसी खिचड़ी बनाने में बड़ों की मदद करो और खाने से जुड़ी कुछ अन्य क्रियाएं भी सोचो। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पहले पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है और आपको ये समझ में भी आए होंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।